ऐ मेरे अल्लाह, दर इल्म के सदक़े से हमें इल्म अता फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउंड की स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड ऑफ साउंड। अब साउंड वेव्स, हम इसे वेव्स कह रहे हैं, इसका मतलब है दो किस्म की वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये कौन सी वेव्स होंगी? तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दीज वेव्स, साउंड वेव्स, आर कंप्रेशनल इन नेचर। इनकी नेचर कंप्रेशनल है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि ये जो स्पीड है, साउंड की स्पीड है, ये कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो उसकी जो डिपेंडेंस है मीडियम पर, जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, एयर है या कोई और मीडियम है, ठीक है, मैकेनिकल मीडियम को होना ज़रूरी है, तो वो डिपेंड करती है मीडियम पर। और मीडियम के आगे से दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक है डेंसिटी ऑफ द मीडियम और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जिस पर बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही होती है। हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, प्रेशर, मॉइस्चर, ये सब चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जो न्यूटन्स की डेरिवेशन थी स्पीड ऑफ साउंड को लेकर, हम उसको डिस्कस करें। इक्वेशन जो है स्पीड ऑफ साउंड की वो है v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ई इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिवाइडेड बाय रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, स्क्वेयर रूट के अंदर आएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है क्या होता है, आपने ये 9th के अंदर पढ़ा हुआ है। ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस को हम प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि न्यूटन ने एज्यूम किया था, न्यूटन की अजम्पशंस थी कि जो साउंड है वो ट्रैवल करता है हवा के अंदर, ठीक है, और दूसरी गैसेस के अंदर भी, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो होता है, जब ये साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो जो मीडियम का टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आती। आइसो सेम, थर्मल मतलब के टेम्परेचर कंडीशन में रहता है। आइसोथर्मल कंडीशन में कोई भी टेम्परेचर में, मीडियम के टेम्परेचर में चेंज नहीं आती। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें अगर, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो बराबर हो जाता है प्रेशर ऑफ गैस के। अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूँ, ये जो किताब के अंदर स्टेटमेंट लिखी है, इसके अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँ, ये वाली इक्वेशन को, स्टेटमेंट को, तो ये ई जो है हमारे पास, जो कि है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो इसका अगर मैं यूँ लिख दूँ कि ई इज इक्वल टू स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और स्ट्रेन है मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें, डेल्टा एल ओवर एल। तो अगर मीडियम के अंदर टेम्परेचर का चेंज नहीं आता तो इसका मतलब है स्ट्रेन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, स्ट्रेन को हम इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस का। वो ये बात समझाना चाह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं इसके प्रूफ की तरफ, बात करते हैं प्रूफ की तरफ, आते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसमें जब हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन की, तो इसका मतलब है हम अप्लाई कर रहे हैं बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ, ठीक है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, कि PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट, के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर, ठीक है, कंटेनर, वो बराबर होता है कांस्टेंट के। अच्छा, अब हम ज़रा बात अगर करें एक जनरल सा बॉयल्स लॉ की डिस्कशन करें, तो ये हमारे सामने एक डायग्राम है। इसके अंदर एक कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक पिस्टन है जिस पर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर को रिमूव भी कर सकते हैं। हमने देखा कि प्रेशर इस वक्त जो कंटेनर है इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है? वो लो है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ये कोई भी प्रेशर P है, ठीक है। इस पिस्टन, इस पॉइंट पर इस गैस का प्रेशर P है और इसका जो वॉल्यूम है वो है V। अच्छा, अगली बात क्या है? जब मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो वॉल्यूम में चेंज आता है, डेल्टा V, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर में भी क्या आता है? चेंज आता है, डेल्टा P। प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम क्या हो गया? पहले से कम हो गया। तो लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इस चेंज के बावजूद जो प्रोडक्ट वो होगा कांस्टेंट। तो वो ये कहता है कि बिफोर एक्सर्टिंग एनी प्रेशर, तो जो नेचुरली
जो हमारी मीडियम है, हम एयर की बात करें, हमारा जो एयर थी, गैस मॉलिक्यूल्स थे, उनका प्रेशर और उनका वॉल्यूम का प्रोडक्ट था वो एक कांस्टेंट था। लेकिन जो ही हमने साउंड प्रोड्यूस किया, हम बोले, ठीक है, साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो हमारे होंठों से आगे जो हवा के मॉलिक्यूल थे वो कंप्रेस होते हैं। इसका मतलब उन पर प्रेशर लगता है, प्रेशर होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। इसका मतलब उनके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ जाता है, तो तब भी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो मतलब प्रेशर P प्लस डेल्टा P, प्रेशर में चेंज आ गया जो कि स्मॉल चेंज है, मल्टीप्लाई V की जगह क्या लिख दिया, V माइनस डेल्टा V। माइनस डेल्टा V का मतलब क्या है कि एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, तो इज इक्वल टू K, ये कांस्टेंट के बराबर होगा। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जो है वो कंपेयर कर लिया बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट K, क्योंकि दोनों पे K की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो मैंने इनको इक्वलाइज कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो जब कंपेयर किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, PV और कंपेयरिंग में आ गई P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V। जब मैंने इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई की तो P मल्टीप्लाई बाई PV और माइनस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा V और प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V। तो यहाँ से यहाँ पे PV प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, दोनों टर्म्स पर सेम वैल्यू, तो ये हो जाएगी कैंसल आउट। ये माइनस P डेल्टा V है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा और बन जाएगा P डेल्टा V, और इज इक्वल टू बाकी की टर्म जो हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ राइट हैंड साइड पर रहेगी। तो हमारी फाइनलाइज जो इक्वेशन होगी वो ये बन जाएगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दी है। अब कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये कहता है कि हमारे पास, क्योंकि हमने जो प्रेशर में चेंज आया बोलने की वजह से, साउंड की वजह से, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो प्रेशर में चेंज आया है जो कि इंक्रीज हुआ है, प्लस का मतलब मैं बताना चाहता हूँ इंक्रीमेंट इन द प्रेशर, ठीक है, वो सो स्मॉल है। और अगर प्रेशर में इंक्रीमेंट स्मॉल है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में डिक्रीमेंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा, बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे मीडियम के वो कंप्रेस नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम डेल्टा P डेल्टा V प्रोडक्ट को डेल्टा P डेल्टा V प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि जीरो के बराबर कर देंगे। अब अगला आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हम इसको निगलेक्ट क्यों करेंगे। इसकी बात यह है कि जब मैं कहता हूँ ना कि डेल्टा P इज़ वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्शंस की, अप्रोचेस टू जीरो की। मतलब कि अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज समझने के लिए इसको एक वैल्यू देता हूँ कि ये है 0.01, ठीक है, और वॉल्यूम में भी चेंजिंग क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, वो मैं कहता हूँ 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर और छोटी हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है मज़ीद छोटी होती जाएगी। तो इसलिए इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, ये इक्वल टू 0 कर दे बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वैल्यू। अब अगला यहाँ पे आप सवाल ये भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जो डेल्टा PV है और P डेल्टा V है, इसको हम 0 क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस और टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सो लार्ज एज कम्पेयर टू डेल्टा V एंड डेल्टा P। मतलब कि अगर मैं ये कहूँ लेट्स सपोज प्रेशर जो है वो है राउंड अबाउट आई कैन से 4 टॉर है, ठीक है, प्रेशर है लेट्स सपोज, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, तो बड़ा ही आंसर आएगा, छोटा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने जब ये वैल्यू को निगलेक्ट किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बच गई, ये वैल्यू को मैंने निगलेक्ट कर दिया जब, तो फाइनल इक्वेशन क्या बच गई, P डेल्टा V इज इक्वल टू V डेल्टा P। तो यहाँ से थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई की है मैंने, ये डेल्टा V यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। और थोड़ा सा और मैंने मैथमेटिक्स का प्ले किया, मैं V को नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आना चाह रहा हूँ, तो रूल ये कहता है कि इस V को अगर मैं डेल्टा V का डिनोमिनेटर बना दूँ, ठीक है, डेल्टा V का डिनोमिनेटर बना दूँ, तो ये इक्वेशन जो है ये डिस्टर्ब नहीं होगी, होमोजीनियस रहेगी। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V लिख दिया। अब V अगर मैं इसको खोलूँ भी तो डिनोमिनेटर पे डिनोमिनेटर है, तो ये चला जाएगा ऊपर, नोमिनेटर पे चला जाएगा। अब मुझे इस इक्वेशन को, ये वैल्यू जो है इसको एक्सप्रेस करना आसान हो गया कि डेल्टा P, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, वो स्ट्रेस को भी हम कहते हैं, प्रेशर स्ट्रेस होता है, और डेल्टा V ओवर V जो है वो स्ट्रेन है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है।
तो मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बन गई स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो होता है वो होता है E, जिसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कहते हैं, मैं एब्रीवेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसको मुकम्मल लिखिएगा। अच्छा, P इज इक्वल टू ई। अब ये जो P इज इक्वल टू ई वैल्यू आई है, इसको मैंने पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पे। कौन सी इक्वेशन नंबर 1? ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 कही हुई है, इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया। ई की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया? P की वैल्यू पुटअप कर दी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू पी ओवर रो। ठीक है, और P किसके बराबर होता है? रो एम जी एच। प्रेशर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रो एम जी एच लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास ये फाइनलाइज इक्वेशन 2 है। इसको जब मैंने ये P की वैल्यू पुटअप की, रो है डेंसिटी m फॉर द मर्करी। स्टैंडर्ड हमारे पास जो एलिमेंट है मर्करी को रखते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो इजीली थोड़े से टेम्परेचर पर भी इसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रो एम जी एच डिवाइड बाय डेंसिटी। ये डेंसिटी किस चीज़ की थी? ये मीडियम की थी, और हम मीडियम किसकी बात कर रहे थे? एयर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये है रो एयर। तो हम जब STP की बात करते हैं इन वैल्यूज़ के अंदर, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, जब मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूँगा, इनकी वैल्यूज़ पुटअप करूँगा, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू है। रो ऑफ m मतलब कि मर्करी की डेंसिटी इज गिवन 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। एंड हाइट जो मतलब कि बैरोमीटर के अंदर जो स्केल आता है मर्करी का राइज करने का एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो ये होता है 76 सेंटीमीटर राइज होता है। और डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.293 मल्टीपल 10 रेज पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है शुरू की वीडियोस के लेक्चर्स के अंदर, जब मैंने आपको ऐसे सिस्टम ऐसे यूनिट्स पढ़ाए थे, तो मैंने बताए थे 3 किस्म के यूनिट्स होते हैं, CGS, MKS और FPS होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। तो जब मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें पुटअप की, और यूनिट्स मैंने इसलिए आपको मेंशन किया ताकि मैं ये प्रूफ भी कर दूं कि V जो ये लेफ़्ट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, V के बराबर ही है। V का यूनिट के हवाले से, मीटर पर सेकंड के हवाले से। तो ये सारी के सारी वैल्यूज़ को देखें, ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। ठीक है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जब इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। और सारी के सारी मैथमेटिक्स की वैल्यू को आप ज़रा इस डाटा को कैलकुलेट करें तो वैल्यू बनती है 27989 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब कि इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 279.8 मीटर पर सेकंड, या कह लें 280 मीटर्स पर सेकंड। जबकि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू निकाली गई थी एक्सपेरिमेंट से, वो थी 332 मीटर्स पर सेकंड। और न्यूटन की बनाई हुई थ्योरी के हवाले से थ्योरेटिकल वैल्यू जो बन रही थी वो बन रही थी 280 मीटर्स पर सेकंड। और इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा था वो 16% का आ रहा था, 16% एरर की बात हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मालूम हुआ कि एरर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि न्यूटन ने जो एक डेरिवेशन डेवलप की थी उसमें कोई ना कोई कमी थी, जिसको बाद में एक साइंटिस्ट है लैप्लेस, उसने आकर इसमें करेक्शन की, और वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, और अगर वो क्वेश्चन जो है उसको उस पर कोई वीडियो बनाने पड़ी तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाकर एक डिटेल आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।